नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम बहुत सारे सेशन कर चुके हैं, लेकिन सीस्वीप जो 3.1 है, उसका हम आज नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने सीस्वीप 3.1 लॉकडाउन स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे हमने पूरा लाइन बाय लाइन एक-एक वर्ड के साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है, मैसेज रहते आते रहते हैं कि भाई इसका वापस करवाया जाए। तो फिर हर बार हम वापस करवाएंगे, हर बार रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इससे अच्छा है एक बार मैं रिकॉर्डिंग पूरा कर लेता हूँ सिर्फ और पूरा यूट्यूब में डाल देता हूँ। जिसको देखना है, जिसको यूज करना है, जिसको प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ 3.1 का एग्जाम देना है, वो इसके हिसाब से दे सकते हैं। सिर्फ 3.1 लेटेस्ट अभी 2019 में लास्ट एग्जाम हुआ, उसमें 2019 के एंड में जो लास्ट एग्जाम हुआ है वही बुक मेरे पास है, उसी बुक से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सिर्फ 3.1 करने का फायदा क्या है? आपको गल्फ कंट्रीज में जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। आपको इंडियन कंट्री जो है, इंडिया है, और अगर दूसरा कुवैत, कतार है, बांग्लादेश है, वो सब अलग अलग कंट्री में आपको जल्दी चांस मिलेगा। ऑलरेडी अगर आपकी की कंट्री में आपको जॉब करना है तो आपको पहले चांस मिलेगा, बाकी के लोग आपके कंपटीशन से नीचे उतर जाएंगे। तो सीस्विप 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे गल्फ कंट्रीज तो पहले से फॉलो कर रहे हैं। कंपलसरी बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसको सीस्विप 3.1 कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे ही एक टाइम था एनडीटी लेवल 2 का, एक टाइम था 2012 13 14, एक टाइम था कि भाई एनडीटी लेवल 2 मिनिमम कंपलसरी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे सब लोगों को स्विसिप कंपलसरी चाहिए, ऐसा बोल दिया गया है। तो अभी बहुत सारे लोग स्विसिप 3.1 करते हैं। स्विसिप 3.1 का चार्ज कितना है? 1,06,000 इंडियन मनी। 1,06,000 इंडियन मनी जो है, उतना उसका टीडब्ल्यूआई का फी है। टीडब्ल्यूआई कैम्ब्रिज से लिया जाता है। ओके। तो वो जो टीडब्ल्यूआई का फी 1,06,000 है, लेकिन इंस्टीट्यूट का फी 40,000 रहता है। 40, मतलब आप गिन लीजिए 1.5 लाख नियर होता है स्विसिप एग्जाम देने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एग्जाम में कितने पेपर होते हैं? तो कि 5 पेपर होते हैं। सिर्फ 3.1 जो है उसमें 5 पेपर होते हैं। सबसे पहले जनरल, इसके बाद स्पेसिफिक, इसके बाद पाइप, इसके बाद प्लेट और मैक्रो। ठीक है। ये 5 पेपर जो है उसमें से 3 प्रैक्टिकल है। ये मैक्रो, पाइप एंड प्लेट, उसको 3 अगर प्रैक्टिकल गनेंगे तो आप वो प्रैक्टिकल जैसा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आंसर देना है। और 2 प्रैक्टिकल है, जनरल और स्पेसिफिक। वो जनरली है हमारा। वैसे तो सभी ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है, उसमें कोई मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है। मोस्ट ऑफ लोग जो सिर्फ देने वाला है उसको पहले से ही पता रहता है ये सब चीज की भी इतना इतना रहता है। जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए उसमें क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसयूसी 3.1 का एक बुक है पूरा। वो जो बुक है उसमें यहाँ पे 26 कंटेंट दिए हैं, लेकिन हमको जनरली फॉलो करना है 21। 21 तक हमको चैप्टर करना है। उसके बाद में प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत है। ठीक है। 21 चैप्टर हम क्लियर करेंगे लाइन बाय लाइन, तो हमारा सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी लोग एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, इजीली पास होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे कंटेंट के बारे में जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ। बिल्डिंग कंटेंट क्या है? टाइप, टिपिकल ड्यूटीज ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर। बिल्डिंग इंस्पेक्टर का टिपिकल ड्यूटी क्या है? वो पहला हमारा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर टर्म्स एंड डेफिनेशन है। तीसरा बिल्डिंग इम्परफेक्शन एंड मटेरियल इंस्पेक्शन। इसमें बिल्डिंग इम्परफेक्शन में क्या है? पिन होल, पोरोसिटी, क्रैक, लेमिनार क्रैक, हाइड्रोजन क्रैक, सॉलिडिफिकेशन क्रैक, मिस अलाइनमेंट, सबके बारे में डिटेल में डेप्थ में दिया गया है। डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में आपको पता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, 2 टाइप के डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं। क्वांटिटेटिव में हम जो मेजर कर पाते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट टफनेस, उसको मेजर करेंगे। फिर हमारा दूसरा रहता है हार्डनेस टेस्ट, तो उसको हम मेजर कर पाएंगे। ठीक है। तो वो सब चीज को क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव मतलब बैंड टेस्ट, हमको खाली विजुअली ओके नॉट ओके ऐसा बोलना है। ठीक है। विजुअल एग्जामिनेशन है, वो भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है। और हमारा अगर बात करें बैंड टेस्ट है, वो नॉन बैंड टेस्ट है, वो भी एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। ठीक है। तो 2 टाइप के टेस्टिंग रहते हैं। मैकेनिकल टेस्ट में दो, एक हमारा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। वो सब के बारे में जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रक्टिव एग्जाम, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में पीटी, एमटी, आरटी, यूटी, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है। वो चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 है और डब्ल्यूपीएस एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए। चैप्टर नंबर 7 है मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए। उसमें क्रोम का क्या काम है, कॉपर, फॉस्फोरस, सल्फर,
मैंगनीज, मोली, वो सब का क्या क्या काम है उसके बारे में डेप्थ में डिटेल दिया गया है। उसके बाद वेल्डिंग सिंबल है, उसके बारे में डेप्थ डिटेल दिया गया है। कोड एंड स्टैंडर्ड है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, एमएमएडब्ल्यू मतलब एसएमएडब्ल्यू, आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, जीटीएडब्ल्यू, मिगमैग मतलब जीएमएडब्ल्यू, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, एसएडब्ल्यू, थर्मल कटिंग प्रोसेस, थर्मल का वेल्डिंग कंज्यूमेबल एंड वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील एंड वेल्ड रिपेयर, रेसिडुअल ट्रेसेस डिस्टोर्शन, ये सब के बारे में एक चैप्टर में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अभी हम फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ये चैप्टर मैं बहुत लोगों को करवा चुका हूँ, हर बार एक ही चीज में रिपीट करता हूँ, लेकिन आज जो फर्स्ट टाइम में ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ कि उसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालेगा ताकि सब लोग देख सके। टिपिकल ड्यूटी सबसे पहला चैप्टर है, टोटल हम 21 चैप्टर इसमें कवर करेंगे। 21 में पहला चैप्टर हम यहाँ पे है, टिपिकल वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी है। टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, उसमें जनरल है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर आर एम्प्लॉयड to assist with the quality control activity that are necessary to ensure that welded item meet the specified requirement and it fit from their application। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को देखना है कि वो जो इंस्पेक्शन कर रहा है वो एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से है, एज पर आपका क्लाइंट के हिसाब से है, एज पर आपका जो आईटीपी है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, उसके हिसाब से है कि नहीं है, वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को एंश्योर करना है। कुछ भी कांड होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वो इन्फॉर्म करना है, जो भी है XYZ एक्शन लेना है, एनसीआर जनरेट करके, डेविएशन जनरेट करके, जो भी है। लेकिन आपको एज पर ड्राइंग, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर स्पेसिफिकेशन, आपको सब चीज देखना है कि भाई प्रॉपर हमें जो चाहिए वो है कि नहीं है, उसके हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते। फॉर एम्प्लॉय टू हैव अ कॉन्फिडेंस देयर वर्क। ओके, जो भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर मैं बोलेगा उसको दबाने के लिए कोई टीपीआई है या थर्ड पार्टी है या पीआईडी है, उसको बोलेगा ये नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, तब वो इंस्पेक्टर डर जाएगा, हाँ तो मे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं ऐसा है तो ऐसा है, कोड में ऐसा बोला है 5 mm तो हमको 5 mm ही एक्सेप्ट करना है, उसके हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी है, जो भी चीज करो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर नीड Welding inspector need to have a ability to understand, interpret the various QC procedure। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को अलग अलग प्रोसीजर पढ़ते आना चाहिए, आईटीपी आपको पढ़ने आना चाहिए, स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। अगर स्पेसिफिकेशन ही पता नहीं है आपको पढ़ने के लिए, तब क्या आप इंस्पेक्शन कर पाएंगे? आपको आईटीपी क्या है उसको भी पता नहीं है, तो आप इंस्पेक्शन कैसे कर पाएंगे? वेल्डिंग इंस्पेक्टर आगे ही कैसे बढ़ पाएगा? वेल्डिंग इंस्पेक्टर को यही पता नहीं कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो कैसे लोगों को समझाएगा, कैसे वेंडर को समझाएगा, कैसे इंस्पेक्टर को दूसरे कोई जो उसके नीचे इंजीनियर है उसको समझाएगा कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा, अगर उसको पता ही नहीं है तो कैसे क्या होगा? मेरा कहने का मतलब है उसको प्रोसीजर पता होना चाहिए क्या है, उसको आईटीपी पता होना चाहिए, सब चीज के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑल्सो हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, मेटेरियल साइंस मेटलर्जी है, उसके बारे में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग में क्या क्या कैसे वेल्डिंग होता है, कौन सी टेक्निक से प्रॉपर वेल्डिंग होता है, कौन से टेक्निक से कौन सा इम्परफेक्शन नहीं आएगा, वो सब चीज के बारे में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, जो हम आगे आएंगे वो करेंगे। ठीक है, visual inspection, visual inspection is one of the non-destructive examination and discipline, and some of the application may be only form। मतलब विजुअल इंस्पेक्शन है वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का एक पार्ट है, उसको हमको पता होना चाहिए, कैसे करना है वो आगे आएगा। ठीक है, फॉर मोर डिमांडिंग सर्विस कंडीशन, कुछ सर्विस ऐसी कंडीशन रहता है उसमें भी विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, उसमें विजुअल एग्जामिनेशन करना पड़ता है जहाँ पे पॉसिबल है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन भी इंस्पेक्शन करने के लिए तो विजुअल एग्जामिनेशन ही चाहिए ना। तो आप डीपीटी कर लिया, उसमें पेनेट्रेशन बाहर निकला, उसमें हमको पता चला वहाँ पोरोसिटी है, लेकिन हमको देखने ही नहीं आता है कि यहाँ पे पोरोसिटी, तो काम का क्या? तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, जो वो भी कुछ सर्विसेज है एनडीटी का, उसमें भी, और डीटी का भी कुछ सर्विसेज है, उसमें भी विजुअल तो जरूरी है। विजुअली आप देख नहीं पाएंगे प्रॉपर, जज नहीं कर पाएंगे, तो आपको कैसे आप डिसीजन ले पाएंगे? इसी के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का एक पार्ट है विजुअल एग्जामिनेशन, उसमें भी विजुअल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से विजुअल एग्जामिनेशन होता है। ओके, कोड एंड स्टैंडर्ड वो सब चीज़ है, उसमें रिक्वायरमेंट सब चीज़ दिया गया नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो विजुअल एग्जामिनेशन में अलग कोड है। वो गाइडेंस ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन इज गिवन बाय BSEN 970।
तो BSEN 970 है, उसमें पूरा का पूरा डेप्थ में दिया गया है आपको। आप यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, BSEN 970। तो आप ऐसा सोचेंगे कि हम तो आर्टिकल सेक्शन 5 आर्टिकल 9 जो करते हैं उसी के हिसाब से विजुअल एग्जामिनेशन हमने देखा है, ये कहाँ से आया नया BSEN 970। देखो भाई, सीस्वीप जो है वो ब्रिटेन स्टैंडर्ड के हिसाब से, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सीस्वीप 3.1 है। तो आपको एग्जाम पर्पस के लिए कुछ तो चीज़ याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन जो भी है, जितने भी पेपर है, वो पेपर में सभी में एक क्वेश्चन 100% आएगा कि आपको विजुअल नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन और फ्यूजन वेल्ड विजुअल एग्जामिनेशन के लिए कौन सा कोड से। तो कोड है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, BSN 970, BSN 978, BSN 790, ऐसा करके घुमा घुमा के। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, गोखना है तो गोख डालो, जो भी करना है करो, आपको याद रखना है, ठीक है। BSEN 970 है वो विजुअल एग्जामिनेशन फ्यूजन वेल्ड का एग्जामिनेशन के लिए, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ फ्यूजन वेल्ड विजुअल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, सभी के लिए उसी में दिया गया है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन जो BSEN 970 है, उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें कुछ चीज दिया गया है, उसके बारे में अभी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ 3.1 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम चैप्टर 21 तक जाएंगे और एक चैप्टर कवर करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन का BSEN 970 में क्या क्या दिया गया है। पहले रिकमेंडेशन फॉर वेल्डिंग इंस्पेक्शन पर्सनल, मतलब वेल्डिंग इंस्पेक्टर को मिनिमम क्या पता होना चाहिए। तो वेल्डिंग इंस्पेक्शन पर्सनल जो है वो, उसमें क्या क्या होता है। बिफोर स्टार्ट ऑफ वेल्डिंग पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट BSEN 970 स्टेटेड बिलो इंस्पेक्शन। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। BSEN क्या बोलता है, टू बी फेमिलियर द रिलेवेंट स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड से अवेयर होने चाहिए। आपको स्टैंडर्ड नहीं पता है तो आप कैसे इंस्पेक्शन कर पाएंगे। तो BSEN बोलता है आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द फेब्रिकेशन वर्क एंड टू बी अंडरटेकन, दैट इज टू बी अंडरटेकन, मतलब कि आपको फेब्रिकेशन कैसे होता है वो पता होना चाहिए, आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो दूसरी बात, आपने देखा होगा जो लोग स्विप एग्जामिनेशन दे चुके हैं उसको सब पता है कि भाई आपको स्विप तो एग्जाम देना है, उसको मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का आपको, या 5 ईयर का ऐसा है अभी। तो उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी TWI को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वाला ही कर सकता है, फिर फ्रेशर नहीं कर सकता है। लेकिन ब्लैक में बहुत सारे मार्केट है ऐसे कि वो लोग करते हैं, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट मैटर है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रेशर लोग भी करना चाहे तो कुछ जुगाड़ करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बी इन्फॉर्म अबाउट द वेल्डिंग प्रोसीजर टू बी यूज्ड। उसको वेल्डिंग प्रोसीजर इसमें कौन कौन सा यूज होना है चाहिए, कौन कौन सा यूज करना चाहिए, वो सब चीज़ पता होना चाहिए। वेल्डिंग इंस्पेक्शन जो सिप एग्जामिनेशन दे रहा है उसको, टू हैव अ गुड विजन, आंखों का क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए। एक दोनों आंखों से अंधा है तो वो कैसे दे पाएगा, वो विजुअल एग्जामिनेशन ही नहीं कर पाएगा तो सिप 3.1 कैसे होगा। क्योंकि उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है विजुअल एग्जामिनेशन का, आंखों का। आंखों से ही वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएगा तो वो इंस्पेक्शन कैसे करेगा। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि उसका विजुअल विजुअल जो है, विजन विजन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है कि इन अकॉर्डेंस विथ BSEN 473 स्टैंडर्ड के हिसाब से विजन होना चाहिए। लेकिन BSEN 473 में क्या दिया है, तो उसमें लिखा है J2 स्टैंडर्ड। J2 जो लेटर है, वो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। मतलब अगर आप इंस्पेक्शन उसका करवाएंगे डॉक्टर के पास और एक आंखों से बंद करेंगे, दूर से आपको नंबरिंग विजुअल करने के लिए बोलेगा, फिर एक दूसरा आंख बंद करवाएंगे, दूसरा विजुअल करने, फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए एक चार्ट आएगा, वो चार्ट से आपको इंस्पेक्शन करवाएगा। तो वो सब चीज़ें वो विजन इंस्पेक्शन है आपका। तो वो विजन इंस्पेक्शन आपको होना चाहिए और हर 12 मंथ के अंदर वो रिन्यू करना है आपको, ठीक है। 12 मंथ के अंदर आपको वो इंस्पेक्शन करवा के क्लियर करना है। वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा सीसीपी एग्जामिनेशन जब दे रहे हैं तभी, और अगर रनिंग अप कंडीशन में है तब भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो आपका आंख प्रॉपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, आपको रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन फैब्रिकेशन के पता होना चाहिए, वो सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए। फिर कुछ स्टैंडर्ड जो है वो क्लाइंट भी दे सकता है। नेशनल स्टैंडर्ड जो है वो
उसके हिसाब से या फिर क्लाइंट के हिसाब से भी आपको चलना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी क्लाइंट को फॉलो करना है। क्लाइंट जो बोलता है उसी के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है? उसके बाद में क्लाइंट कुछ कमेंट मारता है कि कोड के हिसाब से भी काम करो, उसका स्पेसिफिकेशन में कोड लिखा है, तब आप कोड के हिसाब से भी जा सकते हैं। लेकिन पहला प्रायोरिटी आपका क्लाइंट है, आपको क्लाइंट को ही फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्लाइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीसीफ एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो सीसीफ एग्जामिनेशन में मैंने अभी बात किया कि BSN 970 है, उसके बारे में पूरा डिटेल विजुअल एग्जामिनेशन के अंदर दिया गया है, तो वो आपको ये चीज़ याद रखना है। अभी दूसरा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन का, उसमें हमने पहला कर लिया रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन पर्सनल। वेल्डिंग को इंस्पेक्टर जो है उसको क्या क्या होना चाहिए विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए। उसका आंखों का टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, विजन एग्जामिनेशन हो जाए, स्टैंडर्ड समझते आना चाहिए, वो कौन सा प्रोसेस कहाँ भी यूज़ करना है वो सब चीज़ पता होना है, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। एज अ फ्रेशर काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन अबाउट द कंडीशन सुटेबल ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन। रिकमेंडेशन अबाउट कंडीशन सुटेबल फॉर विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। कंडीशन ऑफ विजुअल विजुअल इंस्पेक्शन, तो उसका क्या क्या कंडीशन होता है। तो BSN 970 है, वो क्या बोलता है कि आपको जब विजुअल इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तब आपका जो लाइट इंटेंसिटी है 350 लक्स होने चाहिए और मिनिमम आपको 500 लक्स रहेगा, तो वेल एंड गुड। अभी दूसरी बात, यहाँ पे स्टार किया है, देख रहे हैं आप, स्टार किया है, तो वो स्टार में क्या है, नॉर्मल शॉप एंड ऑफिस लाइट होना चाहिए विजुअल एग्जामिनेशन। आप अंधेरे में कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं प्लेट में या पाइप में या जो भी जहाँ पे इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो आप इंस्पेक्शन ही कैसे करेंगे, आप डिसीजन कैसे ले पाएंगे। तब यहाँ पे लिखा है नॉर्मल शॉप एंड ऑफिस लाइट होना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इंस्पेक्शन करना है। अगर वो भी नहीं है तो आपको 500 लक्स मिनिमम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ यहाँ पे ऐसा लिखा है, कभी कोई सोचेगा कि ऐसा कहाँ लिखा है, तो ये तो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, इसके लिए ही सब। वरना हमने सेक्शन 9 ऑलरेडी हमने लाइन बाय लाइन फिनिश किया है, उसमें हमने डिस्कस किया है सेक्शन 5 आर्टिकल 9 में कि भाई हमारा विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए 1076 लक्स होने चाहिए मिनिमम, और उसका डिस्टेंस हो 600 मैक्सिमम होना चाहिए, और मिनिमम उसका डिग्री 30 डिग्री होना चाहिए। वो ठीक है, वो तो ठीक क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लक्स का थोड़ा अलग से स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। आगे बढ़ते हैं। आपको विजुअल एग्जामिनेशन के लिए 600 mm मैक्सिमम तक ले सकते हैं आप डिस्टेंस आपके आंखों से, ठीक है, और 30 डिग्री मिनिमम ले सकते हैं आप। 601 mm तक आप दूर नहीं जा सकते, 1 मीटर से आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, 2 मीटर से आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, आप 600 मैक्सिमम तक जा सकते हैं। आप 500 तक आपका आंख रखेंगे वो टेस्ट पीस से वो तो चलेगा, आप 600 तक चलेगा। लेकिन आप 601 रखेंगे और आप इंस्पेक्शन करेंगे, 610 रखेंगे, 650 रखेंगे, 680 रखेंगे या 700 रखेंगे, 2 मीटर 3 दूर से बोल देंगे कि वो प्लेट ओके है, मैं विजुअल ओके कर देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको नज़दीक जाना पड़ेगा, आपके आंखों को दिखाई दे उतने हिसाब से नज़दीक जाना पड़ेगा। वो नज़दीक का डिस्टेंस मैक्सिमम 600 है, मैक्सिमम 600 आप मिनिमम ले सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। डिग्री जो है वो आप 15 डिग्री एकदम सरफेस के सामने सामने देखेंगे, तब आप एकदम पैरेलल देखेंगे तब आपको पता नहीं चला, आपको परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको पता है। पैरेलल देखेंगे तो आपको ऊपर का जो कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो चुका है वहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो वो पता नहीं चलेगा आपको, ये तो जनरल बात है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मिनिमम डिग्री 30 डिग्री दिया, 29 डिग्री आप नहीं ले सकते, ठीक है। ओ सॉरी, 29 डिग्री, यस, नहीं ले सकते आप, 15 डिग्री नहीं ले सकते आप, 31 डिग्री ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको डिग्री भी प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा विजुअल एग्जामिनेशन करने के टाइम। ओके, ये बात हो गया हमारा। अभी विजुअल इंस्पेक्शन, अभी कभी कभी कुछ ऐसा होता है, पाइप है, पाइप के अंदर आपको इंस्पेक्शन करना है रूट, तो कैसे चेक कर पाएंगे, ये तो सनलाइट नहीं है, थोड़ा पाइप भी अंदर है, वहाँ पे तो ब्लैकिस्ट है, अंधेरा है, वहाँ कैसे चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए भी अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। एड ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन में कभी कभी डायरेक्ट इंस्पेक्शन नहीं होता है, सनलाइट है, ऑफिस लाइट है, उसमें इंस्पेक्शन नहीं होगा। ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आप घुस थोड़ी सकेंगे, पाइप के अंदर घुस थोड़ी सकेंगे, तो उसमें क्या होता है, जनरली आपको बोरोस्कोप यूज़ करना है, मिरर यूज़ करना है, फाइबर ऑप्टिक डाल के कैमरा यूज़ करना है, कैमरा भी आप डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एड टू विजुअल इंस्पेक्शन। जहाँ पे डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपको वैसा रिमोट विजुअल एग्जामिनेशन करना चाहिए। रिमोट
सेक्शन 5 आर्टिकल 9 में रिमोट विजुअल एग्जामिनेशन लिखा है, यहाँ पे एड ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन, कोई फर्क नहीं है, खाली नाम डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, ठीक है। वेयर एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे आप घुस नहीं सकते, आपका मुंडी नहीं घुस सकता, आपका आंख वहां से प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकता है, वहां पे डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके द यूज ऑफ मिरर, बोरोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक्स एंड व्यूइंग सिस्टम, कोई भी आप अलग से कैमरा ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप ऑप्शन में भी यूज, ऑप्शन ये सब ऑप्शन है वो आप यूज करके एग्रीमेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर और पार्टी जो आपका थर्ड पार्टी है, आपका क्लाइंट है, उसके हिसाब से एग्रीमेंट करके आप उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It may also necessary to provide the auxiliary lighting given a suitable contract and relieve the effect between the surface imperfection and the background। अभी कभी कभी क्या होता है, नाइट के अंदर, नाइट 10 बज गया, रात को 10 बजे आपको इंस्पेक्शन करना है, नाइट शिफ्ट भी चलता है ना भाई बहुत कंपनी में, ऐसा थोड़ी है कि डे में ही खाली विजुअल एग्जामिनेशन होगा। पाइप के अंदर घुस गए, ठीक है, पाइप के अंदर तो आपने बोरोस्कोप डाल के इंस्पेक्शन कर लिया, लेकिन नाइट में इंस्पेक्शन करने के लिए आपको प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी चाहिए। प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, 500 लक्स के हिसाब से आपको जाके, या फिर आपको ऑफिस लाइट या सन लाइट के बाद आप वो लाइट में आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो नाइट में तो आपको ऐसा नहीं होता है, सनलाइट होता नहीं है, तब क्या कर सकते हैं, आप लैंप यूज कर सकते हैं, आप मोमबत्ती यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जो लाइटिंग इंटेंसिटी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपका क्लाइंट जो बोलता है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर क्लाइंट नहीं बोलता है तो आपको यहाँ पे कोड में जो लिखा है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अगर सेक्शन 9 की बात करें, सेक्शन 5 आर्टिकल 9 की बात करें, तो वहाँ पे 1076 लक्स है, वो कैसे मेजर करेंगे, लाइट इंटेंसीमीटर होता है, लाइट इंटेंसीमीटर इसमें वहाँ जहाँ पे इंस्पेक्शन करना है वहाँ पे उस रखेंगे, तब वो डिजिटल मीटर रहता है, मोबाइल जैसा ही रहता है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वैसा ही रहता है, उसमें ऊपर स्क्रीन आता है, उसमें दिखता है कि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी इतना है, 1000 लक्स है, 50 लक्स है, 500 लक्स है, जो भी है। अगर कम लक्स है तो आपको लाइट इंटेंसिटी 2-3 लैंप यूज़ करना है, अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी तरह से विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ग्लेयर नहीं पड़ना चाहिए आपको। कभी कभी क्या होता है, आईना होता है, आईना बगल में रहता है, तो आपके आंखों में ग्लेयर पड़ता है, तो आप आंखों से प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर आइटम इक्विपमेंट एंड मे बी अप्रोप्रिएट फैसिलिटी व्यूइंग द एग्जामिनेशन, तो क्या क्या आप दूसरा आइटम भी यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग गेज यूज कर सकते हैं, जो कि हमको बीवेल इंस्पेक्शन करने के लिए यूज होता है। जनरली इंडिया में मैं देखा है बहुत कम लोग वेल्ड गेज यूज करते हैं, बाकी जनरली हाथ में कुछ रखते भी नहीं है, चौक भी, इवन मार्कर भी कुछ कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो मार्कर के हिसाब से भी सब चीज जो है, उसके जो वेल्डिंग टूल्स है उसके हिसाब से आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए। वेल्डिंग गेज है वो क्या करता है, बीवेल एंगल चेक करता है, वेल्ड प्रोफाइल चेक करता है, फिलेट साइज चेक करता है, मेजर अंडरकट का डेप्थ चेक करता है, तो आपके पास वेल्ड गेज होना चाहिए, ये कंपलसरी बात है। बहुत सारे में लोगों को देखा है, बहुत सारी इंडिया के कंपनी में मैं देखा है कि लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, जेब में वेल्ड गेज भी नहीं रहता है। गल्फ कंट्री में हम काम करते हैं तो हम लोग को क्या ठुकाई होता है, अगर हमारे जेब में वेल्ड गेज नहीं है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, अगर आपके पास नहीं है, तो पुअरनेस करके एक एलबी हमारे ऊपर जनरेट हो जाता है, पता है। वहां पे बहुत सीरियसनेस है, और इंडिया में हमको सीरियसनेस जनरेट करना पड़ेगा। जो भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, जो भी क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उसके पास वेल्ड गेज होना चाहिए। जैसे ही वो शॉप के अंदर एंटर होता है तो उसके पास वेल्ड गेज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेडिकेटेड वेल्ड गेज, लीनियर मिसअलाइनमेंट, हाइलो गेज भी होना चाहिए। पाइपिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हाइलो गेज नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा पाइपिंग अंदर से कितना मिसअलाइनमेंट है, कितना ऑफसेट है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो आपको हाइलो गेज से पता चलेगा। वो एक चैप्टर इसका ऑलरेडी अलग अलग से है, हम लोग ऑलरेडी करेंगे, आगे आएंगे तो धीरे धीरे उसको करेंगे। ठीक है, तो हाइलो गेज से आपको मिसअलाइनमेंट पता चल जाता है, अंदर घुसाएंगे उसको खींचेंगे, वो एक अलग टेक्निक है, वो आएगा फिगर के साथ में समझाएगा। फिर स्ट्रेट एज मेजरिंग टैप भी आपके पास होना चाहिए। वहां पे वेल्डिंग इंस्पेक्टर को मैं इंडिया में जनरली देखा है, लोग फिटर को ढूंढते हैं, भाई फिटर है क्या वेल्डिंग, तुम्हारे पास मेजर टैप दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग इंस्पेक्टर के पास अपना खुद का टैप इश्यू होना चाहिए, खुद का स्टेप होने के बाद उसके पीछे कैलिब्रेशन स्टिकर होने चाहिए, ये सब चीज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना चाहिए। ओके, उसके बाद मैग्नीफाइंग लेंस, कभी कभी
हम लोग या हम आपको पता है जो डायमंड जो लोग चेक करते हैं उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, पता है ना? वैसे ही हमारे पास एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए। जनरली बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में आप काम करते हैं तो आपको जनरली आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर जैसे ही अप्रूव हुए, आपका इंटरव्यू हुआ, आराम को हो या जो भी एक्स वाई जेड थर्ड पार्टी हो या क्लाइंट हो, आपका इंटरव्यू होता है तो आपको पहले शॉप के अंदर एंट्री नहीं होता है। आपको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। कौन कौन से? वेल्डिंग गेज, हाइलो गेज, मेजर टेप, मैग्नीफाइंग ग्लास और आपका आईना, वो सब चीज, ऑप्टिक, वो सब चीज दिया जाता है, मिरर, वो सब चीज दिया जाता है। और जनरली इंडिया में क्या होता है, मैं देखा है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो, क्वालिटी इंस्पेक्टर हो, ओके ठीक है, वो थोड़ा देख लो तो, और वहां पे वो जाएगा, ए फिटर थोड़ा आ तो यार, थोड़ा मेजर टेप से मेजर कर तो कितना है, ये क्या है? फिटर का आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेजर टेप भी उसका यूज करना वो तो गलत बात है। आपके पास आपका खुद का मेजर टेप, ये सब चीज इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, आपकी जेब में होने चाहिए, आपके जैकेट में, जो आपका सेफ्टी जैकेट है उसी में होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बी एस एन 970, बी एस बी एस एन 970 has scheme for the range of the welding gas together of the detail what they can use and precision measurement that can be made। आपको प्रॉपर तरीके से, चौकस तरीके से आपको वो गेज को यूज करना है, प्रिसीजन तरीके से, ठीक है? और उसका कुछ कैलिब्रेशन भी होता है, तो कैलिब्रेशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, स्टेज व्हेन इंस्पेक्शन में बी रिक्वायर्ड, जब कुछ कौन से स्टेज में आपको इंस्पेक्शन करना है, तो यहाँ पे 3 स्टेज दिया गया है, बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। तो बिफोर वेल्डिंग में क्या होता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर को। ड्यूरिंग वेल्डिंग क्या करना रहता है, आफ्टर वेल्डिंग वो जनरली आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टेज व्हेन इंस्पेक्शन मे बी रिक्वायर्ड, कौन कौन से स्टेज इंस्पेक्शन, BSEN क्या होता है, स्टेजेस दैट एग्जामिनेशन इज नॉर्मली परफॉर्म्ड ऑन अ वेल्ड टू द एज वेल्ड कंडीशन। वेल्ड कंडीशन में नॉर्मली हमको इंस्पेक्शन करना रहता है। दिस मीन द विजुअल इंस्पेक्शन इज फिनिश्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट। विजुअल इंस्पेक्शन का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको चेक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, फेब्रिकेशन जब होता है तब आपको एकदम क्लियर, बिफोर वेल्डिंग आपको इंस्पेक्शन करना है, ड्यूरिंग वेल्डिंग इंस्पेक्शन करना है, आफ्टर वेल्डिंग इंस्पेक्शन करना है। वो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर का है, ठीक है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं थोड़ा आगे थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में ये चैप्टर मुझे ज्यादा बोलना ना पड़े इसके लिए। ड्यूटी बिफोर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग आपको क्या करना है? बिफोर वेल्डिंग आपको करना है मटेरियल इंस्पेक्शन। सबसे पहले वेल्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है उस टाइम पे आपको मटेरियल इंस्पेक्शन, दिस इज द मेन ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। मटेरियल में क्या चेक करना है? आपको एज पर ड्राइंग के हिसाब से मटेरियल है कि नहीं है, एज पर WPS के हिसाब से मटेरियल वो है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। कभी कभी मैंने देखा है अलॉय स्टील में कार्बन स्टील का WPS आप यूज कर देंगे, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। इंडिया में तो ऐसा बहुत सारी चीज जगह पे होता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वहां पे एकदम क्लियर से ध्यान रख के वेल्डिंग इंस्पेक्टर चेक करता है कि भाई ड्राइंग के हिसाब से मटेरियल है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, फिटर को बुलाएगा, भाई तुमने बराबर चेक किया है ना, तो बराबर मटेरियल है ना, ओके तुम वेल्डिंग मारो, स्टार्ट करो, बस ऐसी बात। वो मटेरियल इंस्पेक्शन क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली हमको ड्राइंग के हिसाब से वेरीफाई करना रहेगा, और वेरीफाई करके ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन एंड कैन बी ट्रेस टू ट्रेस सर्टिफिकेट। ओके, मटेरियल इंस्पेक्शन चेक करने के टाइम आपको मटेरियल ट्रेसेबिलिटी भी चेक करना है। कभी कभी कवर थिकनेस ज़्यादा है तो स्टैंपिंग चेक करके अभी आप चेक कर सकते हैं, फ्लैंज के ऊपर स्टैंपिंग रहता है, वो स्टैंपिंग के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से मेजर मतलब चेक करके वेरीफाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? कभी कभी थिकनेस कम रहता है तो उसमें आपको ट्रेसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी देखना पड़ता है, ज़्यादा में भी सर्टिफिकेट देखना पड़ता है, लेकिन कम में रहता है। ज़्यादातर जनरली लोग कम थिकनेस है जहाँ पे स्टैंपिंग का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देख के आपको क्लियर करना चाहिए। शूटेबल कंडीशन, शूटेबल कंडीशन फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कंटामिनेशन भी नहीं हो गया है, वो भी आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, स्टेनलेस स्टील आपने ऑर्डर दिया, स्टेनलेस स्टील रस्टिंग हो गया, तो रस्टिंग होने के बाद आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कंटामिनेशन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं आप आगे बढ़ाएगा WPS के बारे में। WPS जो है वो भी आपको इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से करना है। WPS कैसे इंस्पेक्शन करना है? हैव बीन अप्रूव्ड एंड अवेलेबल विथ वेल्डर एंड इंस्पेक्टर। WPS जनरली मैं आपको ये चीज एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, जो वेल्डर रहता है उसके पास कंपलसरी WPS होता ही है।
और वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है उसके पास भी WPS होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, वेल्डर को तो पता ही नहीं होता है WPS क्या है, और वेल्डिंग इंस्पेक्टर को बहुत पुरानी फाइल में ढूंढना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे कि भाई WPS लेके आए एज ए TPI आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे, तब तो वो आधे घंटे घंटे तो ढूंढने में लगाता है। तो वो सब चीज गलत है। गल्फ कंट्रीज में मैं क्लियर बोलता हूँ, वेल्डर के पास ही WPS होता है और वेल्डिंग इंस्पेक्टर के पास ही WPS होगा। अगर ऑन जॉब पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर विदाउट WPS गया और कोई क्लाइंट आया, थर्ड पार्टी आया, PID आया, आराम को PID आया, तो वो मांगेगा भी WPS दिखा। अगर आपके पास नहीं है WPS तो आपके ऊपर एक्शन लेगा, तुरंत एक्शन लेगा, थोड़ा भी देर नहीं करेगा। और इंडिया में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे यहाँ पे तो वेल्डर को ही पता नहीं है कि भाई कौन सा WPS यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को भी कभी कभी पता नहीं होता है WPS क्या है, उसमें लिमिट क्या होता है, WPS कौन सी में कौन सा WPS यूज करना है। तो ये सब चीज हमको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। कोड क्लियर बोलता है, मैंने सेक्शन 9 करवाया था पूरा लाइन बाय लाइन, यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हैं। उसमें मैं क्लियर समझाया था कि वेल्डर के पास WPS कंपलसरी होना चाहिए, इंस्पेक्टर के पास WPS होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे BSEN यूरोपियन स्टैंडर्ड भी बोल रहा है कि वो रिकमेंडेशन कर रहा है कि वेल्डर के पास भी होना चाहिए, और हैव बीन मतलब रिकमेंडेशन है। ठीक है, वेल्डर के पास भी होना चाहिए और इंस्पेक्टर के पास भी होना चाहिए। और सेक्शन 9 है, उसमें भी हमने स्टार्टिंग ऑफ जनरल रिक्वायरमेंट में भी समझाया था कि वो भी रिकमेंडेशन है कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग इक्विपमेंट, वेल्डिंग इक्विपमेंट कौन सी कंडीशन में कौन सा आपको इक्विपमेंट यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप फिलेट गेज चेक करने के लिए फिर हाइलो गेज कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, हाइलो गेज कैसे फिलेट गेज इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो भी आपको कौन सी कंडीशन में कौन सा इक्विपमेंट है वो आपको पता होना चाहिए और उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। मैं देखा है, मैं एक थोड़ी दिन पहले लॉकडाउन से जस्ट पहले थोड़ा एक अंकलेश्वर कंपनी में इंस्पेक्शन करने गया था। तो वहां पे क्या हुआ, मैंने RT फिल्म रिव्यू करने बैठा, डेंसिटोमीटर उसका कैलिब्रेशन ही नहीं है। बोलो 3 महीना हो गया डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो 3 महीने से वो ऐसे ही फिल्म देख रहे हैं क्या। तो कहने का मतलब कैलिब्रेशन होना चाहिए। कुछ कैलिब्रेशन के बारे में शेड्यूल क्यू में दिया है, उसके हिसाब से होना चाहिए। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल क्यू क्या है, वो हमने ऑलरेडी सेक्शन 2C में करवाया है। उसमें लिखा है कि वेल्डिंग मशीन है उसमें 6 मंथ का कैलिब्रेशन होना चाहिए। उसके बाद जो भी है डेंसिटोमीटर, तो सेक्शन 5 में लिखा है, उसमें डेंसिटोमीटर का 3 मंथ का कैलिब्रेशन होना चाहिए। सभी का अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कैलिब्रेशन कहाँ लिखा है उसके बारे में डेप्थ नॉलेज दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेल्ड प्रिपरेशन, वेल्ड प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए, एज पर WPS होना चाहिए। आपको WPS में लिखा है कि रूट गैप 2 mm रखना है, तो आप 8 mm रख के बैठेंगे और वेल्डिंग मारेंगे, तब क्या होगा, कांडी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको प्रॉपर आपको साउंडनेस नहीं मिलेगा वेल्डर का, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, रूट पेनिट्रेशन नहीं आएगा, रूट फ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा, या फिर प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग नहीं होगा। आप प्रॉपर उसका जब वेल्डिंग चेक करने बैठेंगे तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो आपको जब WPS आप फॉलो नहीं करेंगे, वेल्ड प्रिपरेशन ही प्रॉपर आप तरीके से बनाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बराबर होगा कि नहीं होगा। इसी की वजह से क्लियर वर्ड है यहाँ पे, अकॉर्डेंस विथ WPS या जैसे बोलता है उसी के हिसाब से आपको वेल्ड प्रिपरेशन करना है। वेल्डर क्वालिफिकेशन, वेल्डर क्वालिफिकेशन क्या है, वेल्डर को कोई भी कंपनी से दूसरी कंपनी में से हमारी कंपनी में वेल्डर आया तो क्या तुरंत बिठा देना है वो कंपनी में, चलो भाई तुम काम करने लगो, ऐसा नहीं है। वेल्डर को क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। वेल्डर को क्वालिफिकेशन सेक्शन 9 में हमने समझाया था कि भाई आर्टिकल 3 के हिसाब से, सेक्शन 9 आर्टिकल 3 के हिसाब से हमको वेल्डर का क्वालिफिकेशन करना है। उसमें पोजीशन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल वेरिएबल है, पाइप डाया एसेंशियल वेरिएबल है फॉर वेल्डर के लिए, और थिकनेस वेल्डर थिकनेस है, और बेकिंग डिल्यूशन ऑफ बेकिंग, सब चीज़ का वेल्डर का एक स्किल चेक किया जाता है। अगर आप GTAW वेल्डर को SMAW में डाल देंगे और वो वेल्डिंग मारेगा तो कैसा वेल्डिंग मारेगा, पुअर क्वालिटी आएगा, जॉब फट जाएगा, बहुत सारे लोगों का जान जा सकता है। इसके लिए आपको वेल्डर का क्वालिफिकेशन इज द मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये मस्ट चीज है। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज का आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ WPS टू बी यूज्ड। ओके, वेल्डर को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो क्वालिफाइड WPS है उसी का यूज करना है, और ऑल वेल्डर क्वालिफाइड सर्टिफाइड इन वैलिडेट, मतलब वेल्डर को क्वालिफाई करने के टाइम आपको उसका एक्सपायरी डेट भी डिसाइड करना है कि भाई कितने तक मार सकता है। जनरल बहुत सारे कोड 6 मंथ का बोलते हैं, कभी कभी 3 मंथ का कोई बोलता है, लेकिन हमने सेक्शन 9 किया था उसमें क्लियर लिखा था 6 मंथ के अंदर उसका कोई भी RT या UT रिपोर्ट होने चाहिए, उसका
कंटिन्यूटी प्रेजेंट करना है। अगर कंटिन्यूटी प्रेजेंट नहीं किया है तब वो वेल्डर को रिवॉक कर देना चाहिए और वापस उसको रिक्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो वेल्डर क्वालिफिकेशन तो बहुत जरूरी है, वो तो सबको पता ही है। बिल्डिंग कंज्यूमेबल कैसे करेंगे, सेक्शन 2C के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कैसे करना है। जनरली हमने सेक्शन 2C में भी और कंस्ट्रक्शन कोड के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन कोड जैसे बोलता है उसके हिसाब से कि भाई वेल्डर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है वो हमको कैसे सिलेक्ट करना है। मिनिमम जो दो दो भी मेटल, जितने भी मेटल है उसमें मिनिमम दो मेटल को आपको कंबाइन वेल्डिंग मारना है, तो उसमें मिनिमम जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो, और मेन एलिमेंट कार्बन निकल मोली जो है वो मेन एलिमेंट से ज़्यादा या उससे ज़्यादा, टेंसाइल भी उतना और उससे ज़्यादा आप लेके आप इलेक्ट्रोड सिलेक्ट कर सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत सारा इसमें कंटेंट इफेक्ट करता है। खाली मैं ये दो ही चीज़ मेन बोला हूँ, बाकी आपका जॉइंट कन्फिगरेशन कैसा है, जॉइंट का पोजीशन कौन सा है, वो सब चीज़ के बारे में आपको वेल्डिंग कंज्यूमेबल सिलेक्ट करना चाहिए। वेल्डिंग कंज्यूमेबल अभी अभी हम यहाँ पे सेक्शन 3.1 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे दिस टू बी यूज टू स्पेसिफाइड WPS। WPS में जैसे लिखा है वैसे आपको स्टोरेज करना है, वैसे आपको कंट्रोल करके इंस्पेक्शन करना है। हमने देखा था कि बहुत सारे लोग डेकिंग नहीं करते, डायरेक्ट इलेक्ट्रोड को यूज कर लेते हैं, तो वो सब चीज गलत बात है। आप डायरेक्ट यूज करेंगे हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस है, जॉब जब फटेगा तो बहुत सारे लोगों का जान जा सकता है। इसके लिए आपको WPS में जो बोला है, WPS में जो कंट्रोल सिस्टम बोला है वो सिस्टम के हिसाब से करना पड़ेगा, और आपका मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन करता है वो, अदरवाइज कोड और स्टैंडर्ड जो बोलता है उसके हिसाब से आपको स्टोरेज करना है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अब ऐसे ही जनरली सीधा आया पानी में डुबोया हुआ इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग मार दिया, जॉइंट जाके ऑन जॉब पे गया और वहां पे फट गया, वहां पे 100 लोग काम कर रहे हैं, वहां 100 लोग मर जाएंगे, तो वो इज रिस्पॉन्सिबल, तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो आपको वो सब चीज स्टार्टिंग में ही फेब्रिकेशन जब करते हैं उसी टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग फेस आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड कंटामिनेशन और एंड डैमेज नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग फेस वेल्ड मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंडिया में जब पाइप फिटअप करते हैं तब क्या होता है, वहाँ रस्टिंग होता है, बर्स होता है, बर्स निकाला नहीं है, अंदर कितना कचरा है, और धड़ाधड़ वेल्डर इंस्पेक्टर कुछ बोलता भी नहीं, देखने के बावजूद भी कुछ बोलता नहीं, और वेल्डिंग हो जाता है, वेल्डर वेल्डिंग मार देता है, तो उसमें डिसकंटिन्यू आने का चांसेस है। तो कोड क्या बोलता है, कोड क्लियर बोलता है कि फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफेक्ट वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, और डैमेज भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डैमेज का बहुत प्रॉब्लम होता है, जब आप जॉइंट फिटअप करते हैं तब बहुत ठोक ठाक करते हैं, चाबी लगाते हैं, हैमरिंग करते हैं, वो सब तो अलाउ नहीं है। देखो हैमरिंग पिनिंग इज द नॉट एक्सेप्टेबल, क्लियर कोड में सभी जितना भी कोड देखेंगे सभी में लिखा है पिनिंग इज नॉट नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। कुछ कंडीशन में क्लाइंट अगर बोलता है तो आप कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। हैमरिंग करने से मटेरियल प्रॉपर्टी में भी इफेक्ट पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ में इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट टफनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सब चीज बहुत सारा इफेक्ट है, इसके लिए पिनिंग इज द नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। हैमरिंग भी कभी कभी करते हैं तो डैमेज होने का भी चांसेस है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ग्राइंडिंग करने के टाइम भी डैमेज होने से वहाँ पे कट हो जाता है, बीवेल है वहाँ पे कट हो जाएगा, तो वो भी एक रूट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। वेल्ड फेस है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्री हिट है वो WPS में जैसा बोला है उसके हिसाब से होना है। तो ये सब चीज में क्या बात किया, ये सब चीज में वेल्डिंग मारने से पहले ड्यूटी बिफोर वेल्डिंग, बिफोर वेल्डिंग आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये सब चीज चेक करना है। ड्यूरिंग वेल्डिंग आपको क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, तो कि साइट फील्ड वेल्डिंग, साइट फील्ड वेल्डिंग में आपको एंश्योर करना है, एंश्योर वेदर कंडीशन इज सूटेबल कंप्लाइंस विद द कोड एंड कंडीशन नॉट अफेक्टेड ऑन वेल्डिंग। तो वेदर कंडीशन चेक करना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश होता है वहाँ पे वेल्डिंग बंद कर देते हैं, तो क्यों, उसका रीजन है ह्यूमिडिटी, कुछ कुछ चीज़ से 70% से अगर कम ह्यूमिडिटी हो जाता है तो बहुत सारी कंपनियां उसको बंद करवा देती है। मैंने ये भी देखा है कि बारिश की कंडीशन में भी, मैं नाम नहीं देना चाहता है, मैंने इंस्पेक्शन भी ऐसे किया है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग, सॉरी ड्यूरिंग रेन, बारिश चालू है और वेल्डिंग टैकिंग मारा, सर टैकिंग मारने में क्या प्रॉब्लम है, बाद में निकल जाएगा, टोटली गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। बारिश के टाइम पे आपको वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने एनक्लोज किया है, ऊपर से बारिश ना गिरे अंदर आपके शॉप के अंदर, तब ठीक है, तब आप कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आपको ह्यूमिडिटी चेक करना है, उसके हिसाब से आपको बढ़ना है, प्री हीटिंग करके आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपको वेदर कंडीशन देखना कंपलसरी है, कभी कभी ज़्यादा
कोल्ड टेम्परेचर है। रशियन कंपनी में आप काम करेंगे, रशिया में जब जाएंगे तो रशिया में तो माइनस टेम्परेचर पे होता है, 10 डिग्री जीरो बर्फ रह जाता है, पानी जो है वो भी आइस कंडीशन में हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको वेदर कंडीशन देख के उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्री हीटिंग क्या करना है, वेल्डिंग पे क्या सा इफेक्ट आएगा, वो सब चीज़ के बारे में आपको देख के वेल्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ड्यूटी ड्यूरिंग वेल्डिंग, ये सब चीज़ हम ड्यूरिंग वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस मानना है जी। अगर एस एम ए सॉरी डब्ल्यूपीएस में लिखा है एस एम ए डब्ल्यू ऑनली, जना दबा दब आप एस एम ए डब्ल्यू भी मार देंगे, उसके ऊपर एफ सी बी डब्ल्यू में मार देंगे, तो टोटली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एनसी पड़ सकता है, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसीजर है और अकॉर्डेंस विद डब्ल्यूपीएस के हिसाब से होना चाहिए। प्री हीट है वो डब्ल्यूपीएस में जितना लिखा है उसके हिसाब से मिनिमम प्री हीटिंग करना चाहिए। इंटर पास हो मैक्सिमम इंटर पास रहता है, प्री हीटिंग ऑल टाइम मिनिमम रहता है, इंटर पास ऑल टाइम मैक्सिमम रहता है, ठीक है। सेक्शन 9 जो इसने नहीं किया है वो आप लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा डेप्थ में पता चलेगा ये सब चीज़ क्या है। इंटर पास टेम्परेचर मतलब कैसा टेम्परेचर, एक वेल्डिंग आप मार रहे हैं ड्यूरिंग कंडीशन में मेटल है वो गर्म हो जाता है। जब मेटल ही गर्म हो जाता है तो कितने तक गर्म तक चलेगा, कितना गर्म रहेगा तब तक वेल्डिंग मार सकेंगे, उसको बोलते हैं इंटर पास टेम्परेचर। उस टाइम पे आपको थर्मोमीटर से चेक करना है या थर्मोकपल से चेक करना है या फिर पायरोमीटर से चेक करना है कि भाई टेम्परेचर कितना है। डब्ल्यूपीएस में लिखा है 315 इंटर पास, तब आप 316 नहीं जा सकते, 318 नहीं जा सकते, 315 से आपको नीचे ही रखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है डब्ल्यूपीएस में जो लिखा है उसी के हिसाब से आपको इंटरपास रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मटेरियल हार्ड बन जाएगा, इफेक्ट प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग कंज्यूमेबल, वेल्डिंग कंज्यूमेबल एज पर डब्ल्यूपीएस में जैसा बोला है उसी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। डब्ल्यूपीएस में लिखा है 7018 वाले यहाँ पे मार रहे हैं 7018-1 8018-2। अरे सर हाइट ग्रेड है ना, चलेगा, क्या प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है, डब्ल्यूपीएस में लिखा है वही डालना है, ठीक है। आप अपना घर का कोई रूल्स नहीं डाल सकते इसमें, घर का नियम नहीं ले सकते, कल का आप ऐसा करेंगे ये रोड मेरे पास बच गया है तो मैं उसको यूज़ कर लूँ, 6018 यूज़ कर लूँ 7018 की जगह, तो वो सब चीज़ नहीं चलेगा। आपको डब्ल्यूपीएच जो बोला है वही आपको कंज्यूमेबल यूज़ करना पड़ेगा। वेल्डिंग पैरामीटर, वेल्डिंग पैरामीटर क्या है तो कि करंट वोल्टेज ट्रायल स्पीड एन आर अकॉर्डेंस विद डब्ल्यूपीएच। करंट वोल्टेज आपको बोला है कि करंट 200 तक लेना है, आप 350 करंट ले लेंगे तो नहीं चलेगा, आपको थोड़ा वेरिएशन, ठीक है, ये तो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, लेकिन डब्ल्यूपीएस में वो मेंशन करना चाहिए कि भाई मैक्सिमम यहाँ तक जाओगे तो चलेगा ऐसा करके। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है करंट वोल्टेज एंड ट्रैवल स्पीड जो भी डब्ल्यूपीएस में लिखा है उसके बारे में हम डेप्थ एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक घंटा दो दो घंटा हमने निकाला है टाइम, ठीक है। करंट के बारे में हमने एक एक घंटा समझाया है। लास्ट हमारे सेशन आप देखेंगे आर्टिकल सेक्शन 9 का तो उसमें आपको पता चलेगा कि करंट वोल्टेज ट्रायल फील्ड ये सब चीज़ क्या है। कुछ लोग नहीं है उसको पता नहीं है, तो देखो मोस्टली यहाँ एक्सपीरियंस वाले ही है, इसके लिए मुझे ज़्यादा इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। रूट रन, रूट रन कैसा होना चाहिए, विजुअल विजुअल एक्सेप्टेंस कोड बिफोर फिलिंग ऑफ द जॉइंट सिंगल साइड वेल्ड। रूट रन मतलब कैसे मारना चाहिए, अगर डबल भी है सिंगल भी है तो आपको रूट कैसे मारना चाहिए, कैसे गाउजिंग करना चाहिए, उसके बारे में डेप्थ में डिटेल दिया गया है, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करना है। कभी कभी मैं देखा है इंडिया में रूट रन मारते हैं तो बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में तो पूरा इंस्पेक्शन करते हैं रूट रन इंस्पेक्शन मारने के बाद, रूट मारने के बाद, लेकिन वो पाइपिंग अगर मार रहा है वेल्डर तो पाइपिंग ऊपर विंडो रखता है, विंडो से पूरा रूट चेक करता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर। और इंडिया में मैं देखा है वेल्डिंग खत्म भी हो जाता है तब भी उसको ये स्टेटस भी पता नहीं होता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर को कि भाई कितना वेल्डिंग हुआ। क्वालिटी इंस्पेक्टर को यही पता नहीं होता है कि कितना हम लोगों को आगे बढ़ना है, रूट हमको चेक करना है कि नहीं करना है, वो सब चीज़ पता नहीं होता है। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि रूट मारने के बाद रूट आपको कंपलसरी चेक करना चाहिए, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का मेन ड्यूटी है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, मैं आपको बोलता हूँ 80% डिसकंटिन्यूटी आता है ना तो रूट में आती है, तो रूट आपको कंपलसरी चेक करना चाहिए। हाँ, गल्फ कंट्री में तो ऐसा होता है कि भाई जहाँ जब तक वो रूट फिनिश होता है वो ऊपर विंडो रखता है, जब तक वेल्डिंग इंस्पेक्टर विंडो चेक नहीं करता है, विंडो से पूरा रूट चेक नहीं करता है, तब तक वेल्डर आगे ही नहीं बढ़ता, तब तक जॉब पे बैठता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो बहुत अर्जेंट है भाई, तू जल्दी काम कर दे, मेरे को 6 महीने में जॉब देना है और तू जला फटाफट काम करके मुझे दे। और यहाँ पे फोर्स ही इतना रहेगा मैनेजर का कि धड़ाधड़ वेल्डिंग मार देगा, क्वालिटी कुछ इंप्रूव नहीं होगा और क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाउजिंग, गाउजिंग कैसे करना है आपको पता है, गाउजिंग ग्राइंडिंग से भी कर सकते हैं, आपको बैक गाउजिंग मशीन है उससे भी कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रोड से भी कर सकते हैं। ऐसे में डब्ल्यू का है गाउज गाउज इलेक्ट्रोड आता है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो आपका डब्ल्यूपीएस में जो बोला है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। इंटर रन क्लीनिंग,
बहुत सारे लोग जो है इंटर रन क्लीनिंग नहीं करते, उसकी वजह से स्लेग फंसने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है कि जैसे ही एक पास मारता है, तुरंत ग्राइंडिंग ऊपर घूमना ही चाहिए, घुमाना ही है। वेल्डर को कंपल्सरी बोल देना है, तू एक पास फिनिश करता है तो आपको तुमको ग्राइंडिंग घुमाना है, दूसरा पास फिनिश करता है ग्राइंडिंग घुमाना है, तुमको थोड़ा तो वहां से स्लेग निकालना ही, वायर ब्रश मारना ही है, ग्राइंडिंग मारना ही है। कभी कभी क्या होता है, वेल्डर है वो आलस में रह जाता है, यार मेरा वेल्डिंग अच्छा ही है, कोई बात नहीं, ज़्यादा करंट लेके मार देगा, स्लेग निकल जाएगा, तो वो सब चीज़ वेल्ड मेटल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा। आपको इंटर रन क्लीनिंग कंपलसरी करवाना चाहिए और उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है। वेल्डर जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए एज पर डब्ल्यूपीएस। वेल्डर ही क्वालिफाई नहीं है तो वेल्डिंग क्वालिटी कैसे मिलेगा, कुछ घंटा भी नहीं मिलेगा। मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि भाई आपको वेल्डर जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। वेल्डर क्वालिफाई नहीं है तो आपको क्वालिटी मिलने का चांसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ड्यूटी आफ्टर वेल्डिंग। ये तो हमने बिफोर वेल्डिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग हमने कर लिया, अभी आफ्टर वेल्डिंग क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो आफ्टर वेल्डिंग में मैं आपको बोल देता हूँ, वेल्ड आइडेंटिफिकेशन। वेल्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है, वेल्डर ने वेल्डिंग तो मार दिया, लेकिन वहां पे वेल्डर का नंबर डालना पड़ेगा आपको, वहां पे स्टैंपिंग करना पड़ेगा, मार्कर से लिखना पड़ेगा। पाइपिंग है तो पाइपिंग का थिकनेस 6 mm से कम है, तब आपको वहां पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा थोड़ा दूर वेल्ड जॉइंट से, 500 mm या 300 mm दूर पे बॉक्स बना के उसमें लिखना पड़ेगा कि ड्राइंग नंबर क्या है, इसका जॉइंट नंबर क्या है, कुछ कौन से वेल्डर ने मारा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर कौन है, किसने चेक किया, पाइपिंग इंस्पेक्टर कौन है, और विजुअल इंस्पेक्शन किसने चेक किया, वो सब चीज़ का बॉक्स रहता है। जो लोगों ने गल्फ में काम किया है उसको ज़्यादा पता रहेगा, जो लोग इंडिया में भी जो लोग प्रॉपर काम किया है, एल है, रिलायंस है, वो सब में, लिंडे है, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें जो पाइपिंग में काम किया है जनरल, उसको ज़्यादा पता रहेगा। लेकिन जो लोग नए हैं उसको मैं बोल देता हूँ, पाइपिंग के अंदर स्टैंपिंग नहीं होता है जनरली। तो क्या करते हैं लोग, लोग वहाँ पे परमानेंट मार्कर से बॉक्स बना के वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डालना जरूरी है। एक वेल्डर वेल्डिंग मार के वहां से गया और वहां पे दूसरे वेल्डर जो कोई अच्छा वेल्डर है, जिसका क्वालिटी अच्छा है, जिसका रिपेयर कम है, वो वेल्डर का आप डाल देंगे नंबर, वो भी गलत बात है, टोटली गलत बात है। बहुत सारी कंपनी में मैं देखा है कि ऐसा होता है, ताकि वेल्डर का जो, कभी कभी क्या होता है पता है, पाइपिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें 10% के जनरली रेडियोग्राफी होता है, कभी रैंडम होता है, कभी 10%, 100% बहुत कम है। सीरियस सीवियर, जैसे B31.3 में हमने सीखा कि भी कितने टाइप की कैटेगरी है पाइपिंग के, सीवियर कैटेगरी, एम कैटेगरी, एन कैटेगरी, डी कैटेगरी, सभी का कैटेगरी है, सबका कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग उसका इंस्पेक्शन है। सीवियर कैटेगरी है तो सभी का 100%, एक टैकिंग भी मारेंगे वो भी 100% आपको चेक करना है। एम कैटेगरी है तो कुछ चीज़ 100% है, कुछ 10% है। डी कैटेगरी में सभी 10% है कैटेगरी है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को आगे बढ़ना है इंस्पेक्शन में। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ 10% पे आरटी करना रहता है, तो वहां पे क्या है, दूसरे बिल्डर जो अच्छा बिल्डर है उसका नाम डाल देते हैं, तो क्या होता है कि उसका कैटेगरी हम छुपा सके, उसका जो वेल्डिंग है उसका आरटी ना ले सके, ना ना लिया जाए, ताकि हमारा वेल्डिंग थोड़ा जल्दी, सॉरी, ये हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो फास्ट भागे, वो सब चीज़ होता है। उसी की वजह से जनरली लोग ऐसा करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वेल्डिंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, वेल्डर नंबर जो वेल्डर ने मारा है उसी का नंबर डालना चाहिए। आगे बढ़ता है वेल्डिंग एक्सेप्टेंस। वेल्ड एक्सेप्टेंस एज पर आपको किसके हिसाब से करना है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के हिसाब से, प्रोफाइल एंड क्लीनिंग के हिसाब से, विजुअल इंस्पेक्शन के हिसाब से आपको करना चाहिए। और एनडीटी में क्या है, एनडीटी में पीटी, एमटी, आरटी, ओटी, बीटी, ईटी सब चीज़ है, उसके हिसाब से कभी कभी आपको विजुअल इंस्पेक्शन के हिसाब से भी आपको वेल्डर एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, वेल्डिंग एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको बॉक्स में साइन करना पड़ेगा, वहाँ पे साइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। डायमेंशन सर्वे, कभी कभी क्या होता है स्टेनलेस स्टील में डिस्टोर्शन हो जाता है, तो आपको डायमेंशन चेक करना पड़ता है, डिस्टोर्शन कितना हुआ कितना हुआ। जनरली डिस्टोर्शन इज द प्रोहिबिटेड, B31.3 में आपने देखा है, हमने ऑलरेडी लाइन बाय लाइन किया उस टाइम में, हमने समझा चैप्टर नंबर 3 में कि भाई डिस्टोर्शन इज प्रोहिबिटेड, डिस्टोर्शन थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 3 mm, 2 mm, 4 mm चलेगा, वो कुछ नहीं चलेगा। आपको डिस्टोर्शन इज प्रोहिबिटेड, कोई भी मेटल हो, कोई भी मटेरियल हो, डिस्टोर्शन इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। आपको डिस्टोर्शन एक्सेप्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं कि आपको डायमेंशन सर्वे जब करते हैं तब प्रॉपर तरीके से आपको डायमेंशन इंस्पेक्शन करना है, उसका प्रॉपर नोट बना के उसमें लिखना है, उसका सबमिट करना है रिपोर्ट। ड्राइंग, ड्राइंग के हिसाब से प्रॉपर काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ड्राइंग के हिसाब से अलाइनमेंट प्रॉपर, दूसरी 90 डिग्री में जाना था और 60 डिग्री में चला गया, तो वैसा भी बहुत सारी चीज़, बहुत सारी इंडस्ट्री में, पाइपिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि भाई
हम लोग जो ओरिएंटेशन जो ड्राइंग में दिया है वैसा नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है। तो अब आपको ये सब चीज़ देखना है कि प्रॉपर तरीके से आपका इंक्लाइन एंगल है तो इंक्लाइन एंगल के हिसाब से पाइपिंग जा रहा है, कुछ ओरिएंटेशन 0 डिग्री पे है और 90 डिग्री पे आप फिटअप कर देंगे तो वो गलत बात है। तो वो सब चीज़ है, ठीक है। तो आपको ड्राइंग के हिसाब से क्लियर करना पड़ेगा। एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में क्या है, आपको पीटीएमटी आरटी यूटीबीटी ये सब चीज़ है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर पीटी की बात करें तो सब ओनली सरफेस के ऊपर ही हम चेक कर सकते हैं पीटी। अगर एमटी की बात करें तो सब सरफेस के अंदर चेक कर सकते हैं अब 6 mm तक। और यूटी की बात करें तो 6 mm से ज़्यादा थिकनेस रहेगा तभी हम यूटी चेक कर सकते हैं। उसका एक लिमिटेशन है, आरटी कोई भी चीज़ में हम चेक कर सकते हैं, लेकिन एक एक डिसकंटिन्यूटी के जस्ट बगल में नीचे एग्जैक्ट उसकी पैरेलल सरफेस पे नीचे कोई आता है परपेंडिकुलर, वो चीज़ चेक नहीं है। सबका अपना अपना कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एनडीटी अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज कोड के हिसाब से आपको एनडीटी करके वेल्डिंग को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर, रिपेयर अगर कोई करता है तो रिपेयर में ध्यान रखना है, रिपेयर इज 100% विटनेस, आपको 100% रिपेयर विटनेस करना है। मॉनिटर एक्सेप्टेंस विथ प्रोसीजर, प्रोसीजर के हिसाब से आपको आगे बढ़ना। पोस्ट वेड हीट ट्रीटमेंट, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, टेम्परिंग, मड टेम्परिंग, ओस टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और स्ट्रेस रिलीविंग, और एक बच गया है एनिलिंग, ठीक है। ये 7 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट है। ऑलरेडी हमने पहले भी ये हीट ट्रीटमेंट के बारे में एकदम डेप्थ में जा चुके हैं, लेकिन सीशिप का सेशन आया है तो मैं थोड़ा ये बोल देता हूँ। हीट ट्रीटमेंट 7 टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। कौन से हीट ट्रीटमेंट हमको फॉलो करना है वो WPS में लिखा है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। प्रेशर लोड टेस्टिंग, आपको पिट टेस्टिंग करना है, हाइड्रो टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट, सभी जो भी टेस्टिंग करना है वो टेस्टिंग आपको कोड के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, आपको ये सब चीज़ जितना भी चेक किया उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना है। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड में क्या है, ये सब चीज़ आपने इंस्पेक्शन किया है उसमें आपका एक फॉर्म बनता है, आपने देखा होगा बहुत सारा जनरल कि उसमें मैन्युफैक्चरर का ऊपर आपका कंपनी का सिंबल रहेगा, अपने कंपनी का रिपोर्ट रहेगा, उसमें लिखा होगा आइडेंटिफिकेशन एग्जाम, कौन सा एग्जामिनेशन है वो, मटेरियल टाइप कितना थिकनेस है, जॉइंट कैसा था, वेल्ड प्रोसेस कौन सा है, और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया उसका क्या क्या है, किस हिसाब से एक्सेप्ट किया है, और इंस्पेक्टर कौन था इंस्पेक्शन करने के टाइम, और अप्रूवल लास्ट में 3 साइन रहता है, जिसने वो इंस्पेक्शन किया वो उसका लेवल 2 या लेवल 3 ऐसा करके सब अलग 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 साइन रहता है। तो उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना रहता है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 मोस्टली फिनिश होता है। टिपिकल ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्शन में हमने पूरा ये सब चीज़ इंस्पेक्शन चेक कर लिया। उसमें कुछ चीज़ में इसमें कुछ 2-3 लाइन छोड़ा है, वो जनरल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके लिए मैं छोड़ा है, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर में क्या होता है कि आपको कोड का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, विजुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट जो देता है, वर्कमैन गुड वर्क, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ क्राइटेरिया गुड कोड में नहीं दिया है, तो आपको गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से, गुड वर्कमैनशिप के हिसाब से भी आपको फॉलो करना रहता है, तो उसके हिसाब से करना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे, आज चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और टोटल 21 चैप्टर जो CSIP 3.1 के हैं वो पूरा हम फिनिश करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत बार करवा चुके हैं, लेकिन लोगों का डिमांड था, इसके लिए ये हम यहाँ पे सेशन को फर्स्ट चैप्टर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।